हेलो दोस्तों, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल शटडाउन जो हुआ था। तो इसमें भारत जो है सबसे अग्रणी रहा है, जिसे जो है $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। जो यूके स्थित एक कंपनी है जिसको टॉप 10 VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जो इंटरनेशनल शटडाउन हुआ, अर्थात इंटरनेट को बंद करना या इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाना या उनको रोक देना, तो इसमें भारत को जो है $2.8 बिलियन का इसमें नुकसान उठाना पड़ा है। ज्ञातव्य है कि इसके कारण जो विश्व अर्थव्यवस्था थी उसको लगभग $4 बिलियन का कुल नुकसान में भारत की लगभग 70% हिस्सेदारी थी, सबसे ऊपर। ठीक है, इस मामले में भारत शीर्ष पर है। उल्लेखनीय है कि जो टॉप 10 VPN है वो गोपनीयता और सुरक्षा अनुसंधान से संबंधित यूके में स्थित एक कंपनी है। इस कंपनी ने वर्ष 2020 में इंटरनेशनल शटडाउन की वैश्विक लागत नामक शीर्षक की एक रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, याद रखिएगा यूके स्थित कंपनी है। देखते हैं आगे क्या है। तो अगर इस रिपोर्ट के हम प्रमुख निष्कर्ष देखें तो भारत में हुए जो इंटरनेशनल शटडाउन था उसका आर्थिक प्रभाव सूची में शामिल अगले जो 20 देश थे, मतलब जो जैसे आता है ना 1 2 3 4 करके, जो अगले 20 देश थे उनकी अगर सबका प्लस कर दे तो उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उससे भी ज़्यादा जो है भारत को इसमें आर्थिक हानि हुई है। ठीक है, भारत में अन्य देशों की तुलना में इंटरनेट एक्सेस, जो इंटरनेट तक पहुंच है, उसको सबसे अधिक प्रतिबंधित करना जारी रखा। वर्ष 2020 में ऐसा 75 टाइम्स किया गया, 75 बार। ठीक है, इस रिपोर्ट में जो कश्मीर में इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध है उसके बारे में अलग से विस्तारपूर्ण उल्लेख दिया गया है। इसे एक लोकतांत्रिक देश में सबसे लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन बताया गया है। ठीक है, इन प्रतिबंधों ने जो औषधियों का वितरण था, व्यवसाय, स्कूलों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट शटडाउन के बारे में अगर बात करें तो यह रिपोर्ट इंटरनेट शटडाउन को सूचना के प्रवाह पर नियंत्रित स्थापित करने हेतु किसी विशिष्ट जनसांख्यिकी क्षेत्र या स्थान के लिए इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार को अवरुद्ध करने के रूप में इसे परिभाषित कर दिया। इंटरनेट शटडाउन के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले इंटरनेट ब्लैकआउट, मतलब संपूर्ण टोटल बंद कर देना। सोशल मीडिया शटडाउन, जो हमारे फेसबुक व्हाट्सएप है इन्हें बंद कर देना। या फिर थ्रॉटलिंग, इसमें इंटरनेट की स्पीड को 2G स्पीड तक पहुंचा दिया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में किया था। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट शटडाउन राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है, जिसमें पूरे देश में उपयोगकर्ता इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। यह उप राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, जिसमें किसी राज्य, शहर या अन्य स्थानीय क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट के उपयोग की आपूर्ति बंद कर दी जाती है। ठीक है, प्रोविज़न रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन, तो ये दो प्रोविज़न दिए गए हैं, जो कि एक 2017 से पहले का, एक उसके बाद का। ठीक है, तो 2017 से पहले में जो हु कैन ऑर्डर, कौन इसे ऑर्डर कर सकता था? DM, SDM या एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय स्टेट। ठीक है, उसके प्रोविज़न क्या थे? सेक्शन 144 की CRPC जो धारा थी, बार्स द असेंबली ऑफ 5 और मोर पीपल इन द एरिया, 5 और 5 से ज़्यादा लोगों को मतलब इकट्ठा नहीं होने दिया जाता था, इंडियन टेलीग्राफी एक्ट 1885 के तहत। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ शटडाउन नॉट मोर देन 2 मंथ एंड अप टू 6 मंथ, 2 से 6 महीने का जो है शटडाउन लगता था। 2017 के बाद से क्या हुआ, इसे कौन लगा सकता है? ओनली द होम सेक्रेटरी ऑफ यूनियन और ए स्टेट कैन पास एन ऑर्डर टू रिव्यू बाय ए कमेटी विद इन 5 डेज। 5 दिन के अंदर इसका रिव्यू करके उसे भेजा जाता था होम सेक्रेटरी के पास। इन अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस, जो मतलब दे ऐसे सर्कमस्टांसेस जो अवॉइड नहीं किया जा सकते। द ऑर्डर कैन बी इशूड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और अबोव अथोराइज्ड बाय द सेंटर ऑफ द स्टेट और होम सेक्रेटरी। ठीक है, इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ शटडाउन क्या है? अंडर टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस रूल्स 2020, ऑर्डर सस्पेंडिंग सर्विस शेल नॉट बी इन द ऑपरेशन फॉर मोर देन 15 डेज। ठीक है, 15 दिनों से ज़्यादा नहीं हो सकता। टेम्परेरी सस्पेंशन, उसके बाद जो है प्रोविज़न क्या है इसके अंतर्गत? जो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस रूल्स 2017, न्यू रूल्स बाय अमेंडिंग सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफी 1885। इसमें जो है अमेंडमेंट मतलब संशोधन किया गया सेक्शन 7 में, जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 था।
ठीक है। डिस्पाइट द 2017 रूल्स, इनके जो डिस्पाइट मतलब के बावजूद 2017 के रूल्स के बावजूद गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ऑफन यूज द ब्रॉड पावर्स अंडर सेक्शन 144, जिसे कि जो लागू किया गया वो अंडर सेक्शन 144 के तहत ही इसे लागू किया गया। अदर प्रोविज़न फॉर इंटरनेट शटडाउन, अदर प्रोविज़न क्या है, जो सेक्शन 69 का ए है ऑफ द जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 है, गिव्स द गवर्नमेंट पावर टू ब्लॉक पर्टिकुलर वेबसाइट नॉट द इंटरनेट एज ए होल। मतलब पर्टिकुलर वेबसाइट को, जैसे हम फेसबुक वगैरह इनको बंद कर दें तो पूरे इंटरनेट को बंद ना करके। रिव्यू कमेटी क्या है, सेंट्रल लेवल पर कंप्राइजेज कैबिनेट कमेटी एंड सेक्रेटरीट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड टेली कम्युनिकेशन। स्टेट लेवल पर कंप्राइजेज चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, वहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी था सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लॉ और लीगल रिमेम्बरेंसर इन चार्ज लीगल अफेयर्स एंड ए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अदर देन द होम सेक्रेटरी। ठीक है, ये इसके रिव्यू कमेटी जो इसका रिव्यू करते हैं। उसके बाद इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क अगर देखें तो इससे क्या होता, हेट स्पीच, फर्जी खबर आदि को इससे रोका गया। शटडाउन के लिए जो आधिकारिक कारण थे उसमें फर्जी खबर, हेट स्पीच और संबंधित हिंसा का इसमें प्रतिरोध करना, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, निवारक उपाय और परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकना आदि इसमें शामिल थे। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन के ये पक्ष में तर्क है। उसके बाद शांति और सार्वजनिक स्थिरता सुनिश्चित करना, कानून और व्यवस्था संभालने वाले प्रशासन द्वारा इंटरनेट शटडाउन का उपयोग एक निवारक उपाय के रूप में किया जाता है। सामूहिक विरोध प्रदर्शन कोई हो रहा है, ठीक है, जैसे पिछले साल 2020 में सीएए के दंगे हुए थे। नागरिक अशांति को नियंत्रित करने, शांति और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु गलत सूचना के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल इसमें अंतिम उपाय की तरह से यूज़ किया गया है। सरकार को कभी कभी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। ठीक है, उसके बाद विघटनकारी भूमिका से बचना, मतलब जैसे व्हाट्सएप है और अन्य सोशल मीडिया, उसके माध्यम से अफवाहें विघटनकारी भूमिका निभाना शुरू करती हैं। तब ऐसी कुछ चरम स्थितियां हैं जहां पर इंटरनेट शटडाउन करना आवश्यक हो जाता है। उसके अलावा भारत में जो इंटरनेट शटडाउन है उससे संबंधित अगर निर्णयों की बात करें, जनवरी 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट था उसने जम्मू कश्मीर में हुए इंटरनेट शटडाउन की घटना पर फैसला सुनाते हुए निम्नलिखित टिप्पणियाँ की। सबसे पहली टिप्पणी क्या थी, इंटरनेट शटडाउन अस्थायी अवधि का हो सकता है लेकिन अनिश्चित काल का नहीं। धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेश सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाने चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से जो अनुच्छेद 19(1) का ए है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके तहत ये एक मूल अधिकार है। न्यायालय ने यह भी निर्दिष्ट किया था कि जो इंटरनेट शटडाउन है उसके संबंध में कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन ही होगा। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता भी जो है अनुच्छेद 19(1) के जी के तहत संवैधानिक रूप से एक संरक्षित क्या है, अधिकार है। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन के अगर विपक्ष में तर्क देखें, सबसे पहले मानवाधिकार का क्या करता है, उल्लंघन करता है। इंटरनेट शटडाउन से जो नागरिक स्वतंत्रता है और जो नागरिकों के संवैधानिक अधिकार है उन पर एक प्रकार से क्या है, प्रहार होता है। इसमें सरकार न केवल असंतोष या असहमति व्यक्त करने पर अंकुश लगाती है बल्कि जो आरटीआई एक्ट है ना, सूचना के प्रसार, उस पर अत्यधिक नियंत्रण और प्रसंग या घटनाक्रम के ऊपर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। उसके बाद आर्थिक लागत की बात करें अगर, तो भारत को पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर इंटरनेट को बंद करने से लगभग 2.8 बिलियन डॉलर की क्या है, हानि हुई है। ठीक है, उद्देश्यों की प्राप्ति में विफलता, ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि इंटरनेट शटडाउन सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या पुनर्स्थापना में जो है सहायक होता है। सामाजिक लागत, इसके चलते जो मूलभूत सेवाएं होती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, अन्य सार्वजनिक सेवाओं, उनको अवरुद्ध कर दिया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग कार्य करना बंद कर देती है। कृषि विस्तार सेवाएं और आपातकालीन सेवाएं भी कार्य में असमर्थ हो जाती है। ठीक है, अगर आगे की राह की बात करें तो सरकार को स्रोत पर ही मुद्दों को संबोधित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचान करनी चाहिए और
इंटरनेट शटडाउन के वैकल्पिक उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसका कोई अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। सरकार को ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व इंटरनेट शटडाउन की लागत के प्रभाव का भी एक मतलब उससे कितना लॉस हो रहा है उसका भी हमें एस्टिमेट कर लेना चाहिए सरकार को। पूंजीपति और निवेशकों को अपने जोखिम मूल्यांकन के भाग के रूप में इंटरनेट शटडाउन को शामिल करना चाहिए। सभी सरकारों को कारणों, समय, विकल्पों पर विचार करने और निर्णय लेने वाले अधिकारियों और जिन नियमों के तहत शटडाउन लगाया गया था उसका दस्तावेज तैयार कर लेना चाहिए और सार्वजनिक जांच के लिए इन दस्तावेजों को जो है जारी करना चाहिए। अगला आर्टिकल है विसल ब्लोइंग। ठीक है, ये एक तरह से सूचना प्रौद्योगिकी किसी जो गलत कार्य हो रहा हो, जैसे कि कोई अनुचित कृत्य, कदाचार, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, इस टाइप के जो भी काम हो रहे हैं इसके बारे में एक तरह से सूचना देना या फिर मुखबिरी करना। ठीक है, विसल ब्लोअर का ये अर्थ होता है। ठीक है, तो हाल ही में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने जितने भी कॉरपोरेट्स हैं उनको यह सुझाव दिया जो विसल ब्लोइंग है उस तंत्र को प्रोत्साहित करा जाए और जो सूचना प्रदाता होते हैं, ठीक है, जिसे हम विसल ब्लोअर्स कहते हैं, उसके पर्याप्त सुरक्षा उपाय। ठीक है, अगर कोई ऐसे मुखबिरी करेगा तो उसकी मतलब जान माल को खतरा है। ठीक है, तो उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जाए। अगर इनके बारे में देखें तो विसल ब्लोअर सार्वजनिक, निजी या तृतीय क्षेत्र तीनों के भीतर जो है जितने भी ये कार्य होते हैं, अनुचित, कदाचार, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी आदि, इन गतिविधियों के बारे में किसी प्राधिकारी, अधिकारी या जनता का ध्यान आकर्षित करने का एक कार्य करता है। ठीक है, यदि अगर हम साधारण भाषा में कहें तो ये एक तरह का ये सूचना प्रदाता होता है विसल ब्लोअर, जिसे गोपनीय या खुले तौर पर सीटी बजाकर, मतलब फिजिकली सीटी बजाकर नहीं, इसको बोलेंगे मुखबिरी कर, उपयुक्त, अनुचित या अनैतिक गतिविधियों को उजागर कर सकता है। ठीक है, इस संबंध में अगर हम विसल ब्लोअर को देखें तो ये एक वर्तमान जो मतलब करंटली वर्क कर रहा हो, है ना, पूर्व कोई कर्मचारी हो, निदेशक हो, अधिकारी हो, कंपनी का सचिव हो, वस्तु या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता या फिर जो स्वयं सेवक होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, वो हो सकते हैं। ये सब क्या कर सकते हैं, विसल ब्लोइंग से ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसे मुखबिरी करेगा तो उसे क्या कर सकता है, क्या करना पड़ सकता है, प्रतिशोध की कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये प्रतिशोध किस किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले अलग थलग पड़ने के भय से, मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हो अपने सहकर्मियों या फिर कोई वरिष्ठ अधिकारी है उसकी अगर आप विसल ब्लोइंग करोगे, मतलब उसकी जो मुखबिरी करोगे कहीं अधिकारी के सामने, तो उससे क्या होगा, आपको अलग थलग कर दिया जाएगा, शत्रुता हो सकती है, अपमान, नाराजगी, उत्पीड़न या अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके चलते कर्मचारी अनुचित कार्य के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए हतोत्साहित होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रतिशोध, विनाश, हत्या और परिवार के सदस्यों के प्रति जोखिम का भय भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर विसल ब्लोइंग के कारण जो सत्येंद्र दुबे थे और ललित मेहता थे उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अगर विसल ब्लोइंग के बारे में देखें तो ये किसके लिए सहायक हो सकते हैं, सबसे पहले इससे माहौल बेहतर होगा, मतलब जो अनुचित कार्य कर रहे हैं ना या फिर भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो अगर उनके बारे में मुखबिरी होगी तो उनके ऊपर कार्यवाही होगी, इससे जो कंपनी होगी, कार्यस्थल होगा, उसका माहौल बेहतर होगा। ठीक है, इससे समाज में जागरूकता का सृजन भी होगा। इसके अलावा यह कदाचार और धोखाधड़ी के चलते जो नियोक्ता होते हैं उनको होने वाली जोखिम और संभावित जो क्षति होगी उसको सीमित या कम करने में सहायता होगी। ठीक है, इसके चलते कर्मचारी अनुचित कार्यों की पहचान करने, उन्हें दूर करने हेतु प्रतिबद्धता दर्शाते हैं और साथ ही कर्मचारी अपनी चिंताओं को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, उसके बाद चूंकि जो विसल ब्लोइंग है कॉरपोरेट और वित्तीय अनियमितताओं को प्रकट करते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जो CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके पूर्व जो कर्मचारी एडवर्ड स्नोडेन थे उन्होंने गोपनीय जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। ठीक है, भारत में अगर विसल ब्लोइंग की स्थिति देखें तो उसके लिए जो निम्नलिखित तंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला है सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014, द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। इसके अंतर्गत किसी भी लोक सेवक द्वारा जो कृत भ्रष्टाचार होगा, जानबूझकर शक्ति का दुरुपयोग या विवेकाधिकार के दुरुपयोग, इसको प्रकट करने वाले जो व्यक्ति होगा उसको उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जो भी इसकी मुखबिरी करेगा उसको उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें जो सूचना प्रदाता जो विसल ब्लोअर होगा उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। यह अधिनियम एक विसल ब्लोअर की एक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है इसके अंतर्गत। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार जो सरकारी अधिकारी होते हैं उसके साथ साथ कोई अन्य व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन ये भी जो है विसल ब्लोअर्स हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा वो क्या है, अधिनियम शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923।
ठीक है। इसके उपबंधों में जो अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई लोक सेवक या व्यक्ति जो होगा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लोकहित प्रकटन अर्थात लोकहित में कोई भी सूचना प्रकट कर सकता है। ठीक है। यह लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में या मंत्रियों सहित लोक सेवक द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रणाली प्रदान करता है। इस जो अधिनियम है, जो ये शासकीय गुप्त बात अधिनियम, इसके उपबंध संघ के जो सशस्त्र बल होते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं ना, उन पर लागू नहीं होती। ठीक है। इनके अपने अलग ही कोर्ट होते हैं। ठीक है। अगर कोई भी इनकी जो विसल ब्लोअर होगा तो वो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। ठीक है। इससे हमारे मतलब आर्म्ड फोर्सेस का इंप्रेशन गलत पड़ेगा बाहर के देशों में। ठीक है। तो इसकी वजह से इस पर कोई भी लागू नहीं होगा। कोई भी प्रकटीकरण अर्थात जिस बात को उजागर किया जाना है लिखित रूप में आप दे सकते हैं। ठीक है। ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। सूचना प्रदाता के लिए आवश्यक हो कि वह पूर्ण विवरण प्रदान करे। वह सहायक दस्तावेज या अन्य सामग्री उपलब्ध करवा सकता है ऐसे। ठीक है। उसके अलावा सक्षम जो अधिकारी होगा उसके किसी भी आदेश से व्यथित प्रभावित कोई व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर, ठीक है, 60 डेज के अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। जिसके मतलब आपने किसी की अगर मुखबिरी की है, ठीक है, तो वो अपने जो जिस व्यक्ति पे की है वो 60 दिनों के अंदर अपने जो उनका उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो हाई कोर्ट में रख सकता है। ठीक है। उत्पीड़न के विरुद्ध रक्षोपाय। ठीक है। केंद्र सरकार जो है यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति या लोक सेवक जिसने इस अधिनियम के तहत कोई प्रकटीकरण किया है वह किन्हीं कार्रवाइयों के चलते उत्पीड़ित ना हो। ठीक है। मैक्सिमम जगह जो होगा वो यहाँ पर इसके अंतर्गत नहीं होगा। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति असद्भाव से या जानबूझकर शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। मतलब जानबूझकर किसी की अगर पहचान गोपनीय है उसको सार्वजनिक करने की कोशिश करे तो उसको दंडित किया जाएगा। उसके बाद सूचना प्रदाता संरक्षण विधेयक 2015, इसको वर्ष 2014 के अधिनियम में संशोधन के लिए लोकसभा में पुनः स्थापित किया गया था, लेकिन 2019 में लोकसभा के भंग होने के कारण इसे व्यपगत हो गया था, मतलब खत्म हो गया था उस समय पे। ठीक है। उसके बाद भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध विनियम। यह अधिनियम इनसाइडर ट्रेडिंग, जो अंतरंग व्यापार होता है, जो इनसाइड ट्रेडिंग होती है, उससे संबंधित मामलों के बारे में सूचना या जानकारी प्रकट करने के लिए विसल ब्लोअर और अन्य सूचना प्रदाताओं को पुरस्कृत करने का प्रावधान करता है। ठीक है। जो ये सेबी पिट है ये उनको पुरस्कृत करने का प्रावधान करता है। जब किसी कंपनी या निगम में कार्य करने वाला वह उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति उसके पास उस कंपनी या निगम की प्रतिभूतियां, मतलब जो शेयर्स होते हैं, उसके अप्रकाशित मूल्य की संवेदनशील जानकारी हो और वह व्यक्ति जो है उक्त जानकारी का दुरुपयोग कर उन जो शेयर्स होंगे उनके व्यापार में संलग्न हो। ठीक है। मतलब जो उसके पास शेयर हैं वो उनको खुद ही बेचने और खरीदने लग जाए तो उसे इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013, इस अधिनियम ने स्टॉक जो एक्सचेंज होता है उसमें सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया है कि उनके द्वारा विसल जो ब्लोअर होंगे उनकी शिकायतों की जांच के लिए एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जाए। ठीक है। तो भारत में जो विसल ब्लोइंग तंत्र है उसमें कुछ कमियां हैं। ठीक है। उसको देखते हैं। जो सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 है उसमें जो संबंधित मुद्दे हैं, मतलब उसको लागू करने में क्या हुआ, काफ़ी विलंब हुआ, जिसके कारण जो कुछ व्यक्तियाँ आरटीआई जो एक्ट होता है ना 2005 वाला, उस कार्यकर्ता विसल ब्लोअर के रूप में अपनी भूमिका के लिए उत्पीड़न, हमला और हत्या आदि घटनाओं का इनको सामना करना पड़ा। ठीक है। इसमें किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है। जो मतलब लोक सेवक होते हैं उनके विरुद्ध कोई भी जुर्माना नहीं है जो शिकायतकर्ता को उत्पीड़ित कर सकते हैं। यह अधिनियम जांच और ट्रायल के दौरान गवाहों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। ठीक है। जो मतलब मूवीज़ वगैरह में आप देखते हो ना, कोई गवाह है उसको मतलब कोर्ट जाने से पहले मार देते हैं, तो इस टाइप का है। इसमें कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। कॉरपोरेट निजी व्यक्तियों के लिए कोई समग्र व शक्तिशाली विधान नहीं है। मतलब जो समग्र कानून होते हैं उनका अभाव सूचना प्रदाता तंत्र की स्थापना से जुड़ी सभी अस्पष्टताओं को दर्शाती है, जबकि यह कुशल कॉरपोरेट अभिशासन को प्राप्त करने का एक प्रमुख तरीका हो सकता है। ठीक है। जांच प्रणाली में विश्वास का अभाव। जो उसकी जांच प्रणाली है उसमें क्या है, विश्वास का अभाव है। मतलब जो वर्तमान विधि है उसके अंतर्गत यह तय कर पाना बहुत कठिन है कि जांच निष्पक्ष होगी और उसके परिणाम अनुचित नहीं होंगे। इसके कारण जो विसल ब्लोअर होता है उसको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि विसल ब्लोइंग कार्यक्रम पर कर्मचारियों का विश्वास अपेक्षाकृत कम ही रहता है। ठीक है।
संगठनों में कोई प्रभावी कार्यान्वयन नहीं है। विभिन्न जो कंपनियां हैं उसमें विसल ब्लोअर के बारे में कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सूचना प्रदाता नीतिगत दस्तावेज इनका उपयोग नहीं कर सकते। जो विसल ब्लोइंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उनका उपयोग यूज़ नहीं कर पाते वो, ठीक है। उसके बाद नैतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें अगर विसल ब्लोअर के, तो विसल ब्लोअर के विभिन्न नैतिक मुद्दे सम्मिलित हैं, जैसे कि संगठन के प्रति निष्ठाहीन होना, मतलब आप जिस संगठन में काम कर रहे हो वहीं पे आपने दूसरे जो आपका सहकर्मी है उसकी मुखबिरी कर दी है ना, तो उसको निष्ठाहीन होना कहा गया। और दुराचार की जानकारी दूसरों के हित के लिए साझा करना। इसके बाद समाज के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता होती है कुछ, अपने सहकर्मियों का विश्वास पात्र न बन पाना, मतलब आपने किसी की मुखबिरी कर दी तो आप क्या होंगे, उसका विश्वास पात्र नहीं बन पाएंगे, ठीक है। मतलब आपने एक की करी तो दूसरे सहकर्मी को भी यही लगेगा कि तो इस टाइप का, तो वो आपस में एक तरह से विश्वास कम हो जाएगा, ठीक है। यह दो नैतिक मूल्यों यथा निष्पक्षता और निष्ठा, लॉयल्टी और फेयरनेस, इनके समक्ष संघर्ष उत्पन्न करता है, ठीक है। निष्ठा के दृष्टिकोण से यदि चरम स्थिति पर जाकर देखा जाए तो विसल ब्लोइंग के कारण एक अत्यंत दुखदायी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए इसके कारण अनुचित गतिविधियों में संलग्न जो सहकर्मी होंगे उनके विश्वास का भी उल्लंघन होता है, अथवा इसके कारण अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने वाले संगठन में प्रचलित जो परिवेश है उसके विरुद्ध जाकर किसी टीम के प्रतिभागी को स्थिति को जोखिम या खतरे में डालना भी इसमें शामिल हो सकता है। हालांकि यदि नैतिक मूल्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निष्ठा को उत्तरदायी रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए उसके नैतिक दायित्व से व्यक्ति के लिए उनके नैतिक दायित्व से कभी भी ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। यह संगठन तथा इसके जो हितधारक होते हैं उनके सर्वोत्तम हित में यह है कि अनुचित और गलत कार्यों की उचित रिपोर्टिंग के लिए एक व्यक्ति को जवाबदेह होना चाहिए। मतलब एक अलग से आप व्यक्ति को जो है कंपनी में मतलब वो कर सकते हैं कि ये जो है जो भी अनुचित कार्य हो उनका ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष क्या है इसका, सूचना प्रदाताओं को संरक्षण दिए जाने के बावजूद उनके जीवन के समक्ष सदैव खतरा विद्यमान रहता है, जो विसल ब्लोअर होता है, ठीक है। इसलिए पीड़ित विसल ब्लोअर्स के लिए विनियमन और क्षतिपूर्ति अथवा अन्य उपायों को अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो बस ये इतना ही है, फिर अगली वीडियो में देखते हैं जो इकोनॉमी है उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हैव अ गुड डे।